हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सचिन शर्मा और ऑल एग्ज़ाम प्लेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम शुरू करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स की सीरीज जिसमें हम डेली करंट अफेयर्स का डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों, इसी क्रम में आज हम 22 जुलाई 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बैंक, एसएससी, व्यापम, रेलवे, स्टेट पीएससी जैसे एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये नई सीरीज़ पसंद आने वाली है और चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन। हमारा आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य या यूनियन टेरेटरी ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी प्रदान की है? दोस्तों, हाल ही में दिल्ली के मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत दिल्ली की जो गवर्नमेंट है वो अगले 6 से 7 महीने में राशन की होम डिलीवरी शुरू करने वाली है और जो ये योजना है इसे बाद में केंद्र सरकार की एक राष्ट्र एक राशन कार्ड या वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जोड़ दिया जाएगा। दिल्ली सरकार की इस योजना से राष्ट्रीय राजधानी में पीडीएस या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जो दुकानें होती हैं इनके जरिए लाखों नागरिकों को लाभ होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब दोस्तों, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं हम। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के माध्यम से देश के सभी नागरिकों को एक कार्ड से पूरे देश में कहीं भी राशन उपलब्ध हो सकेगा। मतलब आप कहीं पर भी हों, देश के किसी भी कोने में हों, अगर आपके पास राशन कार्ड है और आप खाद्यान्न चाहते हैं, गेहूं हो गया, चावल हो गया या जो भी गवर्नमेंट अपने पीडीएस दुकानों में राशन लोगों तक पहुंचाने के लिए रखती है, अगर आप वो चाहते हैं तो आप अपने राशन कार्ड से वो चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस योजना से वे गरीब मजदूर और ऐसे लोग लाभान्वित होने वाले हैं जिनकी जीविका या जिनका रोजगार या जो किसी अन्य कारण से एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रैवल कर रहे हैं या प्रवास कर रहे हैं। दोस्तों, वर्तमान में ये योजना भारत के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है और खाद्य मंत्रालय का मार्च 2021 तक देश भर के सभी राज्यों में इस योजना को लागू करने का लक्ष्य है। तो दोस्तों, हमारा जो प्रश्न क्रमांक 1 है कि किस राज्य या यूनियन टेरेटरी ने घर घर राशन योजना को मंजूरी प्रदान की है, तो हमारा सही उत्तर है ए, दिल्ली। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है? दोस्तों, हाल ही में दक्षिण कोरिया ने अपना पहला सैन्य उपग्रह एनासिस 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर लिया है। इस उपग्रह को स्पेस एक्स ने अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित केप कैनवेरल एयर फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया है। फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा इस उपग्रह को जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में जो है स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है और इस लॉन्चिंग के साथ ही दक्षिण कोरिया सैन्य संचार उपग्रह का स्वामित्व रखने वाला 10वां देश बन गया है। विश्व का 10वां देश बन गया है दक्षिण कोरिया। ये जो उपग्रह है ये सटीक और सुरक्षित सैन्य सूचना जो है ये दक्षिण कोरिया को प्रदान करेगा और अभी जब तक ये उपग्रह 36,000 किलोमीटर की दूरी की कक्षा में स्थापित नहीं हो जाता है, इसका संचालन स्पेसएक्स करती रहेगी और जब ये अपनी कक्षा में या अपनी ऑर्बिट में जाकर के स्थापित हो जाएगा तो इसका संचालन पूरी तरह से दक्षिण कोरिया अपने हाथों में ले लेगा। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि स्पेसएक्स ये बहुत ही जानी मानी अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है और आपको ये बताना है कि इसके संस्थापक कौन है और वर्तमान में इसके सीईओ कौन है। तो जो हमारा प्रश्न क्रमांक 2 है कि किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है हाल ही में, तो ये लॉन्च किया है दक्षिण कोरिया ने। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं शुरू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों, भारत और मालदीव ने हाल ही में मालदीव की राजधानी माले में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को शुरू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत भारत मालदीव सहित अपने पड़ोसी देशों के लिए 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान राशि प्रदान करेगा। ग्रांट
यह अनुदान क्या राशि कौन सी राशि होती है दोस्तों, तो ये कुछ समय बाद इन्हें हमें लौटानी पड़ेगी। हमने ग्रांट में इन्हें ये पैसे दिए हैं। इस सहायता राशि से भारत अपने पड़ोसी देशों को आपसी सहयोग और विशेष रूप से स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के क्षेत्र में कठिन समय के दौरान या जब इन देश में आपदा जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उन स्थितियों से निपटने के लिए भारत इनकी मदद कर रहा है। दोस्तों, कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने अपने पड़ोसी देशों पर विशेष ध्यान दिया है, जिसमें हमारे देश ने सेशल्स, मालदीव, कोमोरोस जैसे जो हमारे पड़ोसी देश हैं, इन्हें चिकित्सा आपूर्ति, खाद्य पदार्थ, आयुर्वेदिक दवाएं प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सागर नामक अभियान भी चलाया हुआ है। तो इस ऑपरेशन का नाम हमें याद रखना है। इसके अलावा भारत ने मालदीव में फंसे भारतीय नागरिकों को मालदीव से बाहर निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया है जिसका नाम है समुद्र सेतु। तो इन दोनों ही ऑपरेशंस का आपको नाम याद रखना है। तो जो हमारा प्रश्न है कि आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू करने के लिए हमने किस देश के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये किए हैं मालदीव के साथ। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय बैंक ने फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया है। दोस्तों, हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने पूरे देश के जो हमारे 622 ज़िले हैं यहाँ पर फेस मास्क और सैनिटाइज़र वितरित करने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया हुआ है। इस अभियान का शुभारंभ हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने किया है। और पंजाब नेशनल बैंक की अगर दोस्तों हम बात करें तो ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। पहला सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस बैंक की स्थापना की बात करें तो मई 1894 में अविभाजित भारत में, जब पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, तब पाकिस्तान के लाहौर प्रोविंस में अनारकली बाज़ार में एक कार्यालय के रूप में ये बैंक जो है ये पंजीकृत हुआ था। आज इसकी देश भर में 4500 के करीब ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं। पंजाब नेशनल बैंक दोस्तों भारत का ऐसा पहला बैंक है जो स्थापित हुआ था, तब ये पूरी तरह से भारतीय पूंजी से शुरू किया गया था और जुलाई 1969 में 13 अन्य बैंकों के साथ इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो जो हमारा प्रश्न है कि किस बैंक ने फेस मास्क और सैनिटाइज़र वितरित करने के लिए देशव्यापी अभियान छेड़ा हुआ है या देशव्यापी अभियान शुरू किया हुआ है, तो इसका उत्तर है पीएनबी। दोस्तों, पीएनबी के एमडी और सीईओ कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत ने किस तिथि तक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को लागू कर दिया है। तो दोस्तों, हमारी जो केंद्र सरकार है इनके द्वारा 20 जुलाई 2020 से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम या कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन एक्ट को पूरे भारत में लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है और गजट में भी ये पास हो चुका है। ये जो नया कानून है दोस्तों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून 1986 की जगह लेगा और ये नया कानून देश की जनता को और ज़्यादा ताकतवर बनाएगा। साथ ही जो ग्राहक हैं उनके साथ धोखाधड़ी की जो शिकायतें होती हैं, जो धोखाधड़ी के मामले बढ़ रहे हैं हमारे देश में, इन सभी मामलों में भी कमी लाने का प्रयास जो है इस नए अधिनियम के द्वारा किया जाएगा। नए कानून की अगर विशेषताओं की हम बात करें दोस्तों, तो ग्राहकों को अब जैसे भ्रामक विज्ञापन जारी करने पर जो भी भ्रामक विज्ञापन जारी करेगा उन पर कार्यवाही की जाएगी। साथ ही उपभोक्ता जो हैं वो देश के किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में अपना मामला दर्ज करा सकेंगे। इसी के साथ साथ इस कानून में ऑनलाइन और टेली शॉपिंग की जो कंपनियां हैं इन्हें भी शामिल किया गया है। पहले जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का कानून था, इसमें ये सब चीज़ें नहीं थी। ये जो विशेषताएं मैं आपको बता रहा हूँ, इसे गवर्नमेंट ने अपने नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून 2019 में ऐड किया है। इसके अलावा खाने पीने की चीज़ों में मिलावट होने पर कंपनियों पर जुर्माना जो होता था उसकी रकम बढ़ा दी गई है और जो इसमें जेल जाने का प्रावधान होता था उसे भी बढ़ा दिया गया है। अब PIL या जनहित याचिका भी जो है कंज्यूमर कोर्ट में फाइल की जा सकेगी, जो कि पहले नहीं की जा सकती थी। कंज्यूमर कोर्ट में 1 करोड़ रुपए तक के केस का भी जो है ये दाखिल कराए जा सकेंगे। दोस्तों, ये अधिनियम जो है ये बहुत पहले ही लागू हो जाना था, लेकिन आप सभी को पता है वर्ल्ड में पेंडेमिक चल रहा है कोविड-19, जिसके चलते ये अधिनियम जो है ये डिले
होता गया। तो हमारा जो प्रश्न 5 है कि भारत में किस तिथि से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून 2019 लागू हो गया है, तो ये डेट हमें याद रखना है, 20 जुलाई 2020 से यह कानून हमारे देश में लागू हो गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि सूरज कदे मर्दा नहीं नामक पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों एक राइटर हैं जिनका नाम है बलदेव सिंह और ये साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता भी हैं। इन्हीं के द्वारा हाल ही में सूरज कदे मर्दा नहीं नामक पुस्तक लिखी गई है। ये पुस्तक बेसिकली दोस्तों हमारे पूर्व स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह जो हैं इनके बारे में लिखी गई है और यूनिस्टॉक्स ने इस पुस्तक का प्रकाशन किया है। 31 जुलाई 2020 को उधम सिंह की 80वीं पुण्यतिथि होगी और उसी उपलक्ष्य में इस पुस्तक को क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। तो जो हमारा प्रश्न है कि सूरज कदे मर्दा नहीं पुस्तक के लेखक कौन है, तो बी बलदेव सिंह इस पुस्तक के लेखक हैं। हमारा अगला प्रश्न है आईसीसी T20 विश्व कप को किस वर्ष तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद या आईसीसी ने इस साल अक्टूबर-नवंबर 2020 में आयोजित होने वाले ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले T20 क्रिकेट विश्व कप को कोविड-19 महामारी के चलते 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों इसके पहले भी आईसीसी ने 2023 के फरवरी-मार्च में जो हमारे देश में वनडे वर्ल्ड कप होने वाला था उसकी तिथि भी जो है आगे बढ़ा दी है। पहले ये फरवरी-मार्च 2023 में आयोजित होने वाले थे, लेकिन अब जो है ये अक्टूबर-नवंबर 2023 में आयोजित किए जाएंगे। आईसीसी जो है दोस्तों या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है, इसके बारे में भी हमें जान लेना बहुत ज़रूरी है। इसका पूरा नाम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है और इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। पहले इसे इंपीरियल क्रिकेट ऑफ काउंसिल के नाम से जाना जाता था और इसके बाद 1964 से लेकर के 1988 तक इसे इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना गया। 1988 के बाद से ये अपने वर्तमान स्वरूप आईसीसी या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नाम से जानी जा रही है। 2005 तक इसका हेडक्वार्टर ब्रिटेन में था, यूनाइटेड किंगडम में था। 2005 के बाद से इसका हेडक्वार्टर दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो दोस्तों हमारा जो प्रश्न है कि आईसीसी T20 विश्व कप को किस वर्ष तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, तो ये कर दिया गया है 2022 तक के लिए। आपके लिए कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है कि आईसीसी के सीईओ और चेयरपर्सन वर्तमान में कौन है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में करूर वैश्य बैंक का एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों हाल ही में करूर वैश्य बैंक के निदेशक मंडल ने रमेश बाबू जी को अपना नया एमडी और सीईओ नामित किया है। इन्होंने PR शेषाद्री का स्थान लिया है, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। दोस्तों रमेश बाबू इससे पहले SBI के उप प्रबंध निदेशक के रूप में अपना कार्य कर रहे थे और अब ये करूर वैश्य बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में कार्य करेंगे। सो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अगर आपने अभी तक ऑल एग्जाम प्लेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें।